हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 से अधिक होने वाली है और ये जो प्रश्न हैं ये यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में विगत 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें हम 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के इतिहास के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। यथासंभव कोशिश की गई है कि वीडियो को छोटा रखा जाए और प्रश्नों को बहुत ही छोटे में व्याख्यायित भी किया जाए, यानी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी परीक्षा से पहले। और मेरी आपको यही राय है कि डेफिनेटली इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, खास तौर से इतिहास के प्रश्नों के लिए। अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कथन और कारण दिए जाते हैं और उसके बाद 4 विकल्प आपको मिलते हैं, ए, बी, सी और डी। अगर कथन सही है, कारण भी सही है, तो और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तब आपका उत्तर ए होना चाहिए। कथन सही है, कारण सही है, लेकिन जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तब आपको उत्तर भी देना होता है। अगर आपका जो कथन है ए ये गलत है, कारण सही है, तब आप जो है उत्तर देंगे यहाँ पर डी। और सी में क्या करना होता है, अगर आपका ए सही है और आर गलत है, मतलब कथन सही है कारण गलत है, तब आप सी उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षाओं में। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद हम टू द पॉइंट चलेंगे ताकि ज़्यादा समय आपका ना लगे। आपका समय महत्वपूर्ण है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अभिकथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण बताया जा रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पर आपको देखिए ए, बी, सी और डी 4 कूट दिए गए हैं और इसी के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी के मुताबिक आपको आंसर करना है। सही जवाब यहाँ पर रहेगा ए, मतलब यहाँ पर जो कथन है और कारण है दोनों सही हैं। कारण जो है ये कथन की पूरी व्याख्या करता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की है। अदालत ए आला की स्थापना की गई है कहाँ पर, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। रणजीत सिंह के राज्य 4 सूबों में बटे थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में राजधानी लाहौर में अदालत आला आधुनिक हाईकोर्ट के समान खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तीर्थंकर हैं और उनका निर्वाण स्थल दिया गया है, ऋषभनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो रहेगा यहाँ पर वासुपूज्य को जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सतमिसा नक्षत्र में हुआ था। इनका निर्माण भी चंपापुरी में ही हुआ था। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है चंपापुरी, ये वासुपूज्य की जगह पर यहाँ पर चंपापुरी लिख देंगे, तो बाकी सब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपूज्य चंपापुरी, नेमिनाथ उज्जैन, महावीर पावापुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, फवायदुल फवाद नामक जो किताब है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अमीर हसन सिजजी ने फवायदुल फवाद नामक जो किताब है जिसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, उसका संकलन किया गया है। तो फवायदुल फवाद किसने लिखा है, अमीर हसन सिजजी ने। ठीक है, फिर देखिए भारतीय इतिहास के अंदर में वायकोम सत्याग्रह के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है और कूट के आधार पर आपको आंसर देना है कि कौन सा कूट सही है और कौन सा कूट यहाँ पर गलत है। तो वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये करेक्ट है। महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। कूट में दिया गया है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, करेक्ट है। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चला था, केरल में। इसका उद्देश्य निम्न जाति यजमाओं और अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अधिकारों को मनवाना था। आंदोलन वायकोम गांव से शुरू हुआ था। मार्च 1925 में गांधी जी के नेतृत्व में त्रावणकोर की राजधानी से
मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल प्रतिपादित किया गया है। कार्ल मार्क्स, टालकाट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर और आगस्ट काम्टे। सही जवाब इसका है आगस्ट काम्टे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब आई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में। और इस किताब को लिखा किसने था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यूपीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल दिया गया? प्रश्न में दोबारा से पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सही जवाब हो जाएगा 1961 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सन विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स और विलियम वेंटिक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। विलियम हॉकिंस, साल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउटन। अब यहाँ पर आपको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। बहुत अधिक व्याख्या मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अधिक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मकसद सिर्फ आपका रिवीजन है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं है। फिर भी जहाँ पर ज़रूरी है पूरी व्याख्या आपको मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प है 2, 1, 4, 3 ये सही है। सबसे पहले आएगा साल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउटन, फिर सर थॉमस रो। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से 1929 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 1929 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबिल दास या फिर अंबिका चक्रवर्ती। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती 1929 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, बाद में जुड़ गए थे। तो भगत सिंह, यशपाल और छबिल दास ने 1929 में लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चटगांव बंगाल सत्रागार केस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 में कहाँ पर हुआ था? म्यांमार में हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? संविधान सभा की बहस के दौरान। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में विचार करिए। पहला कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा कथन सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। 2 कथन दिए गए हैं, तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, दूसरा सही है। पहला यहाँ पर गलत है। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बी रहेगा। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र मामला हुआ था 1924 में, उसमें कौन शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। सही जवाब है एम ए अंसारी, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। तो 1924 में कम्युनिस्टों के खिलाफ अंग्रेजों ने कानपुर षड्यंत्र केस चलाया था। इस केस में अंग्रेजों ने यसे डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी पर मुकदमा चलाया था। इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी है जो कि मिलेगा आपको वीडियो के अंत में, काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। और इस मुकदमे पर जो टिप्पणी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उस पर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अंत तक देखिए, तभी सभी प्रश्नों को आप देख पाएंगे।
सूचियों को सुमेलित करना है, एक ग्रंथ है, दूसरे उसके रचयिता हैं। रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये रट लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सूची दिए गए हैं, उनके रचयिता दिए गए हैं, फिर कूट दिया गया है। सही उत्तर क्या रहेगा, देखिए राग माला जो है ये पुंडरीक की रचना है, रसकौमुदी श्रीकंठ की रचना है, ठीक है, याद रखना इसको। राग विबोध सोमनाथ ने लिखा है, जबकि चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन विट्ठल ने लिखा है। पीडीएफ आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी, तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस में से किसने नहीं की थी? आपको याद आएगा, इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं की थी। फिर आ जाते हैं 2020 के प्रश्नों पर। अभी तक जो प्रश्न थे वो 2021 में पूछे गए थे। अब जो प्रश्न हैं ये पीसीएस परीक्षा 2020 में पूछे गए इतिहास के प्रश्न हैं। सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हैं। निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो ये हैं इक्ष्वाकु के वंशज, यानी कि रामचंद्र जी का वंशज था ये। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जो वंश था इसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती के नाम से पुकारा गया है और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सूर्यवंश से। मौर्य काल में एग्रोमोनई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो एग्रोमोनई होते थे वो अधिकारी जो थे वो कौन सा काम करते थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या फिर राजस्व प्रबंधन। एग्रोनोमई जो अधिकारी थे उनका काम था मार्ग का निर्माण करना। तो सड़क विभाग समझ लो, रटने के लिए सड़क विभाग समझ लो, जो सड़क बनाएगा उसको कहेंगे एग्रोनोमई। अभी थोड़ा सा दिमाग में रखो तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप याद रखिए एक ठेकेदार का नाम जो सड़क बनाता है उसको सोचिए कि वो एग्रोनोमई है। और इसका एक काम और भी था, शिकारियों पर नियंत्रण और संबंधित लोगों को दंड का अधिकार भी दिया गया था। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। उसके जो शैल चित्र हैं उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था वीएस वाकंकर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये खोज कब हुई थी? 1957-58 में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और गीता रहस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ए नेशन इन मेकिंग लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपको मैच करा देना था। ए का सही जवाब तीसरा हो जाएगा, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किताब लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, ये याद रखना है इसको। गीता रहस्य के बारे में आप जानते ही हैं, गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग जो किताब थी ये लिखी गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और इंडिया विंस फ्रीडम ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 1955 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल मैसूर में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी हैदर अली के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मार्जिनल मैन मतलब सीमांत व्यक्ति, मतलब अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, तो उसकी संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? सही जवाब है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, याद रखना है इसको भी। और ये संकल्पना कब आई थी? 1864 से लेकर 1944 तक जीवित रहे रॉबर्ट ई पार्क, तो उन्होंने अपने जीवन काल में संकल्पना दी थी। कथन और कारण के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए कथन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो अलग अलग राज्य थे उसमें जो भू राजस्व था उसकी व्यवस्था अलग अलग की थी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, आप जानते ही हैं। इससे भारत के किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। लोग सोचते थे कि हमें तो कम देना पड़ रहा है, हम उनके बारे में क्यों जाके बोलें, कहीं हमारा ना बढ़ जाए। तो बांटो और राज करो ये बहुत पहले से चल रहा था। तो यहाँ पर दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो क्या उत्तर दोगे आप? ऑप्शन ए दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू थी। जैसे कि जागीरदारी की जो व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू थी। तब उत्तर प्रदेश तो था नहीं, उसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी तमिलनाडु, मद्रास में लागू थी। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश का कुछ और क्षेत्र था जहाँ पर महालवाड़ी लागू थी, कुछ क्षेत्रों में जागीरदारी लागू थी। मध्य प्रदेश में भी महालवाड़ी ही था, पंजाब में भी महालवाड़ी था
और इससे किसानों के अलग अलग गुट बन गए थे कि हम क्यों बोलें, हमारे यहाँ तो कम है और वो लड़ रहे हैं तो लड़ें। निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासू, किताबुल हिंद, तबकाते नासिरी। सही क्रम क्या होगा इसका? बात हो रही है यहाँ पर कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर किताबुल हिंद, फिर आएगा पृथ्वीराज रासू, फिर आएगा तबकाते नासिरी, फतवा ए जहांदारी आएगा सबसे लास्ट में। मतलब सबसे नई किताब इसमें फतवा ए जहांदारी है। मैं आपको सन बता देता हूँ। किताबुल हिंद लिखा था अलबरूनी ने 1973 से 1050 के बीच में जीवन काल रहा। पृथ्वीराज रासो, अभी आपने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी होगी, उसमें चंदर बरदाई भी है, तो 1166 से 1192। तबकाते नासरी लिखी गई मिनहाज उस सिराज के द्वारा 1260 में, और सबसे लेटेस्ट किताब है इसमें फतवा ए जहांदारी, ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब है। 1258 से लेकर 1358 तक उनका, 1285 से लेकर 1358 तक उनका जीवन काल रहा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा एक अपराजेय माने जाने वाला किला था, लेकिन औरंगजेब ने उस पर लगातार जो है प्रयास करते करते 1687 में उस पर विजय प्राप्त कर लिया। और जब विजय प्राप्त किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न कथनों में कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, करेक्ट है। इसके बाद देखिए, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी, ये भी सही है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं। इसके बाद देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। अधिकारी और विहित कर्तव्य के लिए यहाँ पर प्रश्न है, तो ये आपको मैच कराना है। दीवाने तन, मुस्तारफी, मुसारिफ और वाक्यानवीस। वाक्यानवीस का मतलब क्या होता है? ये जो खबरी होते हैं ना, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करते हैं, वाक्यानवीस हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, दीवाने तन होता है। दीवाने तन का जो काम होता है वो क्या होता है? तो दीवाने तन का जो काम होगा वो रहेगा जागीर और वेतन को देखना। मुस्तारफी का काम होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुसारिफ कार्यालय को संभालने की होता था, ऑफिस अटेंडेंट मुसारिफ। मुस्तारफी आय व्यय, दीवाने तन जागीर और वेतन को देखना। वाक्यानवीस रिपोर्टर, ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाला, यानी कि इसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था दिल्ली। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर है, ठीक है। बाकी सब करेक्ट है। निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? फिरोज शाह की जो राजबवाह थी उसको पुनर्जीवित करके किया गया था। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण? सही जवाब इसका हो जाएगा साहब नहर, शहाब नहर। ऑप्शन बी करेक्ट है, शहाब नगर। नहर है, नगर नहीं है, नहर है, ठीक है, कैनाल। निम्नलिखित में कौन किताब नौरस पुस्तक का लेखक है? किताब नौरस किताब को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन में है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल सादुती ने लिखा है किताब नौरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसके पहले व्याख्या देख लेते हैं। किताब नौरस इब्राहिम आदिल सादुती द्वारा लिखा गया था। बीजापुर की सल्तनत पर 1571 से लेकर 1627 तक शासन किया था। किसने? इब्राहिम आदिल सादुती ने। संगीत और कई वाद्य यंत्रों का जानकार था। 2 सूचियाँ आ गई हैं, मैच करा दीजिए। महाजनपद और राजधानी। मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, सूरसेन और अस्मक। तो आपको पता ही है मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर विराटनगर। कुरु जनपद की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिया है कि नहीं? हाँ, डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सही जवाब है आपको दिखाई देता हूँ। मत्स्य जनपद विराटनगर, ठीक है, और कुरु जनपद इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो कथन और कारण देखिए, फिर ABCD के मुताबिक आप अपने आंसर दीजिए। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी ये कहा जा रहा है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिसमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। यही वजह है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। तो व्याख्या आपको मिल रही है कारण से, कथन की व्याख्या मिल जा रही है, दोनों सही भी हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या देंगे? ए। कथन सही है, कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या दे रहा है, उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा
गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुईस के द्वारा। कब? 1960 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा 1919 में 1919 आपको याद होगा आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। 1919 के 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 में एक भारत शासन अधिनियम भी आया था, उसका नाम क्या था ये बताइए आप लोग कमेंट करके। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि आईएलओ में वाशिंगटन सम्मेलन में अब 1 मई को जो मजदूर दिवस होता है उसका आयोजन करता है आईएलओ। ये वही संगठन है जिसमें मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। किसको? तो एनएम जोशी को भेजा गया था, सॉरी बीपी वाडिया को भेजा गया था। बीपी वाडिया के नेतृत्व में सन 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1919 में भारत सरकार द्वारा इनको आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। बीपी वाडिया गए थे, याद रखना इसको। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कई बार एग्जाम में भी आता है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। पहले अध्यक्ष का नाम पूछा गया तो उत्तर जाएगा इसका लाला लाजपत राय। फिर देखिए एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक्सला सैपल की संधि जो की हुई थी 1748 में, तो इससे क्या हुआ था? तो यहाँ पर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, अंग्रेजों को मद्रास पर पुनः अधिकार मिला। तो मुझे तो लगता है कि दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। एक्सला सैपल की संधि 1748 के तहत पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना, रट लेना। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कर्सन, राज गोपालन। तो साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई है रेचल कर्सन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण देते हुए प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक से विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति भी मिली थी। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था? किसने किया था? सिक्किम में भारत का विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आपको बता दें यहाँ पर कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर जो विलय किया था, सिक्किम का जो विलय भारत में किया था, आरोप लगाया गया कि 2 अंग्रेजी डॉक्टर थे जिनके साथ सिक्किम में दुर्व्यवहार हुआ और फिर 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सिक्किम को भी हड़प लिया था। कब हड़पा था? 1850 में। सूची 1 सूची 2 को देखिए, सुमिलित करिए। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, मध्यकाल। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है और सही जवाब इसका मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज होता वो उसमें चारागाह का प्रयोग होता था क्योंकि यहाँ पर पशुपालन एक पेशा था। मध्यकाल में जमींदारी की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन ने लिया था? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट भी सम्मेलन में शामिल थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसका उत्तर तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। सही जवाब क्या होगा बताओ? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको बनाया था पिंगली वेंकैया ने, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 है। चलिए समाप्त हो गए 2020 तक के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलेंगे 2017 तक, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। जो लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं वो लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, बाकी जिन्हें नेक्स्ट ट्राई करना है वो लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। और यहाँ पर देखिए मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो।
अब यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, आपको यहाँ पर इसको मैच करा देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंद्रयान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और सीटेट की परीक्षा में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। दामोदर कवि रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ ने लिखा है राग विबोध। अमीर खुसरो ने लिखा है आशिका। आशिका किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के पहले जो तानसेन थे वो कहाँ पर थे? तो राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। तानसेन पहले शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खान सूरी के दरबारी थे। दौलत खान की मौत हो जाती है तो बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र सिंह उन्हें अपने यहाँ ले जाते हैं। लेकिन फिर 1562 में अकबर ने उनके बारे में काफ़ी ख्याति सुनी और फिर उनको दिल्ली में बुला लिया। और क्योंकि अकबर बहुत प्रभावी था तो उनको रोकने का जो प्रयास था वो रामचंद्र सिंह ने नहीं किया था। तो 1562 से जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहने लग गए। वैसे अकबर अच्छा शासक था। पल्लव वारंगल, पांड्य कांची, यादव मथुरा, काकाती देवगिरी। तो कूट दिए गए हैं, मैच कराना है। पल्लवों का जो संबंध है कांची से है, पांड्य का मथुरा से है, यादवों का देवगिरी, काकती वारंगल। ये देखो क्या है, वंश और उनकी राजधानी है, तो याद रखना है इसको। काकती की राजधानी वारंगल है, पांड्य की मथुरा है, यादवों की राजधानी थी देवगिरी और पल्लवों की राजधानी थी कांची। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पर राबिया दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अठाला मस्जिद जौनपुर में है। कौन पहले बना कौन बाद में बना, बस यहाँ पर सन आपको बता देना है। सही जवाब है 4, 2, 3, 1। सबसे पुराना है यहाँ पर 4 अठाला मस्जिद, फिर बनता है शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर बनता है हुमायूं का मकबरा, सबसे लेटेस्ट है राबिया दौरानी का मकबरा। तो राबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, 1668 में बना। किसने बनाया था? आजम शाह ने। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह ने ही बनवाया था सासाराम में 1545 में। और हुमायूं का मकबरा बना दिल्ली में 1572 में। किसने बनाया था? अकबर ने। अटाला मस्जिद 1408 में बनी थी और बनाया किसने था? सुल्तान इब्राहिम ने बनाया था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बात यहाँ पर हो रही है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी के बारे में बात करें, मनसबदार का मतलब आप वर्तमान जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाही होती है, उसी को आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर जो पहला कथन है सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये नहीं था। शुरू में पैतृक नहीं था, बाद में पैतृक होने लग गया था। यानी कि यहाँ पर केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल एक सही है, दो सही नहीं है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि कब हुई थी? इसको सुमेलित करना है। चलो आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में मुगल सम्राट और अंग्रेजों के मध्य हुई। मंगलौर की संधि हुई 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि हुई 1782 में मराठा और अंग्रेजों के मध्य। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। तो इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। एक बार में आप समझ में तो आपके आ जाएगा, लेकिन याद नहीं रह पाएंगे। तो 2-3 बार इस वीडियो को देखना एग्जाम से पहले। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर आपको सन याद रखना है। जैसा कि आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आता है और फिर पूना पैक्ट होता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है। तो इस प्रकार से इसको मैच करा लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 जनवरी 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट होता है सितंबर में 26 सितंबर 1931, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में 23 से 30 मार्च के बीच में। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असैनिक प्रशासन 1905। 2 कथन दिए गए हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभिक सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत बना। कौन कौन से सही हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सही हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नए प्रांत बने थे। तो 1905 की ये दोनों घटनाएं हैं। 1905 में दोनों सही हैं यहाँ पर। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने अपनाया था? तो याद रखना कि जो CR फार्मूला था ये अपनाया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। गांधी जी ने जब स्वीकृति दे दी तो उसके बाद मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते की एक योजना पेश की थी जिसे CR फार्मूला कहा गया है। तो याद रखना 10 जुलाई 1944 को पेश हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते के लिए
इसे राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो किताब है, इसके लेखक कौन है? बिपिन चंद्र ने लिखी है किताब द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पूरा नाम है। कई बार द राइज एंड ग्रोथ ही पूछ लिया जाता है, तो बिपिन चंद्र की किताब है, याद रखना है आपको। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर आपको चुन लेना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। आइए बताता हूँ सही तरीका है इसका, बस सीधे सीधे है, 1 2 3 4 ही सही है इसका। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कब? 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा में भारत में विलय को अनुमोदित किया गया 31 अक्टूबर 1951 में। और जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1957 में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी कार्यक्रमानुसार ही हैं, बिल्कुल व्यवस्थित हैं। मैंने आपको सन भी बता दिया, अब आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको ये बता दें कि ये जो मार्कंडेश्वर मंदिर है ना, ये वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर मिलेगा आपको, कैथी गांव के पास। तो अगर कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। तो चलिए, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ, हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ। सरनाल का युद्ध कब हुआ? 1572 में हुआ, अकबर के गुजरात अभियान के दौरान का युद्ध था। धर्मत का युद्ध होता है 1658 में, यह एक उत्तराधिकार का युद्ध था। जजाऊ का युद्ध होता है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी यह युद्ध जो था हुआ था, और ये भी उत्तराधिकार का ही युद्ध था। तो याद रखना सब। हठ योग के बारे में बताना है आपको। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया गया था, हठ योग को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि नागपंथ की स्थापना किसी थी? मत्स्येंद्र नाथ ने। ये प्रश्न भी पूछा गया था कब? आपको याद होगा, सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी विवाद भी हुआ था इस पर। और फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता इकता व्यवस्था की नहीं है? इकता व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, और मुक्ति को इकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। विकल्प सी गलत है यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। इकता भूमि सुल्तान द्वारा अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के भुगतान स्वरूप मिलती थी। इकता एक राजस्व से एकत्रित करने की व्यवस्था थी। इस भूमि से लागान द्वारा प्राप्त आमदनी सुल्तान और अधिकारियों के बीच बढ़ती थी। खालसा भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती थी। आगे खालसा भूमि पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो खालसा भूमि को याद रखना। ये खालसा भूमि जो थी उस पर सुल्तान का ही केवल नियंत्रण होता था, उस पर जमींदारी से कोई मतलब नहीं था। पुस्तकें और लेखक तबकात नासिरी, तारीख फिरोजशाही, तुगलकनामा और हुमायूंनामा। आ गया। अब यहाँ पर आपको मैच करा देना है कि कौन सी किताब किसने लिखी है। तो तुगलकनामा जो थी यह अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है। बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज जसजानी की रचना है। तारीख फिरोजशाही शमसे सिराज अफीक की रचना है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था कब? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 में। और इसका जो मूल था वो था इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। दो सूचियाँ दी गई हैं, मैच करा दीजिए। पाबना एका संथाल और ताना भगत विद्रोह कब हुआ था? बताता हूँ आपको। पाबना विद्रोह होता है 1873 से लेकर 1885 के बीच। एका विद्रोह होता है 1921-22 में। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान। ताना भगत विद्रोह हुआ 1914 में। 1914 में हुआ था ताना भगत विद्रोह। फिर देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। आपको मैच कराना है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था ये 1932 में हुआ था, ये आप जानते हैं। और बाकी सब यहाँ पर सही हैं। भारतीय जल सेना अधिनियम बना 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा 1930 में। 31 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में हुआ था सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है। इसके बाद देखिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा
फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है? सबसे पहले घटना होगी यहाँ पर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होगी। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर हो जाएगा आपका साइमन आयोग की नियुक्ति, और फिर हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। कब हुई थी ये सन आप देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है 5 नवंबर 1915 में। जलियांवाला बाग आपको पता ही है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। साइमन आयोग हुआ 8 नवंबर 1927 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू होती है 2 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला में, आप जानते हैं इसके बारे में, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये मुकदमा चला था 1945 में। और अभियुक्त कौन थे? आईएनए के 3 मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी थे, मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। कथन देखिए, कारण देखिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत सभा की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सही है क्या? मुझे लगता है सही है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रबल समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो मुझे लगता है कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं है, तो हम इसे ऑप्शन बी इसका उत्तर रखेंगे, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है कहा जा रहा है, तो गलत है, शक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, उस दिन तो संविधान अपनाया गया था। दोनों ही गलत हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 में इसे अपनाया गया था। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कब किया गया था और सीएजी का जो काम था केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? याद रखना इसको, 1976 की घटना है ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1976। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? जो नियोजित विकास था उसका विरोध किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, महात्मा गांधी। फिर आ गए हैं हम लोग यूपीपीसीएस 2018 पर आ गए हैं। तो यूपीपीसीएस 2018 के दौरान जो प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री पर आधारित, आइए डिस्कस कर लेते हैं। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये उपहास उड़ाया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तो 66 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेशों का नाम है, आगे उनके राज्यों का नाम है, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। सही सुमेल क्या होगा? धनंजय का राज्य था कुंतलपुर, नीलराज का था औमुक्त, उग्रसेन का राज्य था पलक्का, विष्णुगोपा का राज्य था कंची। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि पिछली बार पूछा गया इस बार नहीं आएगा, आ सकता है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं? 2 केंद्र आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कालीबंगा कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। लोथल मिलेगा गुजरात में। आलमगीरपुर और हुलास दोनों मिलेंगे आपको यूपी में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, आलमगीरपुर कहाँ मिलेगा आपको? आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में है। कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित थी नाना देश नामक संस्था, ठीक है? तो नाना देश व्यापारियों का एक बड़ा समुदाय था और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? होयसल वंश के इतिहास में नाना देशी का उल्लेख मिलता है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कूट ऐसे ही रहेंगे ABCD करके। चलो, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाएं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। मुझे लगता है दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन। अगर कारण कथन की व्याख्या करता तो ए ऑप्शन रहता। पुष्यमित्र शुंग द्वारा, एक ब्राह्मण वंश था ना पुष्यमित्र शुंग, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उसने। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। पुष्यमित्र शुंग अयोध्या अभिलेख में जानकारी मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी ये विदिशा थी। मगध में ब्राह्मण वंश की नींव भी पुष्यमित्र शुंग ने ही डाली थी।
मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला, चकला क्या था? चकला बताओ क्या था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा जो चकला था फ्रेंड्स, उसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था चकला, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो सुरक्षा के लिए जो मराठे टैक्स लेते थे उसको कहते थे चौथ। कुल टैक्स का ये कितना हिस्सा होता था? 1/4, इसीलिए इसको चौथ कहते थे, तो ये याद रखना आप। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खैरुल मंजिल नामक जो मस्जिद है इसका निर्माण कराया गया था माहम अनगा के द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, माहम अनगा। और खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने कब करवाया था? 1561 में कराया था। स्थान और नेतृत्व, संबलपुर, गंजाम, कश्मीर और लखनऊ, ये बात क्या हो रही है मालूम है? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस दौरान कौन कहाँ से लीड कर रहा था, उस पर आधारित क्वेश्चन है। आपको बता देता हूँ कि लियाकत अली ने, अब यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो लखनऊ को लीड किया था बेगम ने, लियाकत अली ने नहीं किया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। लियाकत अली ने तो इलाहाबाद से लीड किया था, दिल्ली से बहादुर शाह लड़ रहे थे, कानपुर से राणा साहब और तात्या टोपे दोनों थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और झांसी से थी हमारी वीर रानी लक्ष्मीबाई जी। जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जी थे, फतेहपुर से अजीमुल्ला जी थे, और इन लोगों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? रियासत और शासक के बारे में बात हो रही है, देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है ये गलत रहेगा। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे, वारंगल के नहीं थे, बाकी सब यहाँ पर सही है। तो रामचंद्र देव जो थे ये देवगिरी से संबंधित, ठीक है। बाकी शंकर देव देवगिरी सही है, होयसल वीर वल्लाल सही है, मदुरा वीर पांडे सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, पहले कौन है बाद में कौन है? चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका सही क्रम क्या होगा। जहांदर शाह आता है पहले 1712-13 में जहांदर शाह, फिर आता है मोहम्मद शाह 1719-48 में, पहले स्थान पर कौन आ गया? जहांदर शाह आ गया, फिर आ गया मोहम्मद शाह दूसरे स्थान पर। अहमद शाह आता है तीसरे स्थान पर 1748 से 54 तक, फिर आता है आलमगीर द्वितीय 1754 से नेक्स्ट तक 1759 तक। तो ये आपका आंसर है। निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तैत्तरी वासनेयी, ऑप्शन ए करेक्ट है। वासनेयी जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। बाकी जो है मैत्रायणी, तैत्तरीय और काठक, ये तीनों जो हैं कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण हुए, ये कथन है। कारण बता रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये वजह थी, यानी कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो हम उत्तर देंगे ऑप्शन ए। निम्न मंदिरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलापुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोड़ा। तो पहले कौन सा बना? सप्त पैगोड़ा बना, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बना, फिर बृहदेश्वर मंदिर बना, फिर गंगैकोंड का चोलापुरम मंदिर बना। तो 4, 3, 1, 2 यहाँ पर सही जवाब है। हाथी गुम्फा का जो उल्लेख है वो किससे संबंधित है, किसके बारे में जानकारी देता है? खारवेल। खारवेल कहाँ का राजा था? उड़ीसा का राजा था खारवेल, याद रखना इसके बारे में। चेद वंश का शासक था खारवेल। और 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दी थी वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, उसे अपना टांग अड़ाना था, यही वजह थी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। किन स्थानों में से मध्यपाषाण कालीन काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? उदय, बोरी, बागौर और लखनिया में मध्य पाषाणकालीन जो समय है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बागौर में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है। अदीना मस्जिद मांडू में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। तो अदीना मस्जिद आपको मांडू में नहीं मिलेगा, अदीना मस्जिद मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल के मालदा में। किसने बनाया था? सिकंदर शाह ने बनाया था। बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, बी, सी और डी सब यहाँ पर करेक्ट हैं।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान, चित्रावली। सही जवाब है रसिक प्रिया, जो कि लिखी गई है रसखान के द्वारा नहीं, केशवदास के द्वारा। तो रसखान की जगह अगर हम केशवदास लिख दें तो सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट मैच हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच, सार्जेंट योजना। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर वुड डिस्पैच। कब आया था? 1854 में आया। फिर आता है हंटर आयोग, कब आया? सैडलर आयोग आता है। फिर आता है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना जो है ये सबसे नई योजना थी, आपको बता दें। हंटर आयोग आया 1882 में, सैडलर आया था 17 में, सार्जेंट योजना आई 1944 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संथाल, कोल, खासी और अहोम विद्रोह दिया गया है। सही जवाब है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, 1815 में नहीं, ये हुआ 1828 में। बाकी सब करेक्ट है यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर सही है। चलिए आगे 2017 पर, ये अंतिम साल है। अगर आप लोगों को रिस्पांस मिलता है तो पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन हम और कर देंगे डिस्कस। अदर टॉपिक के भी क्वेश्चन ले आएंगे आपके लिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए कथन देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ये तो गलत है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये सही है। लेकिन आयोग क्या कहता है मालूम? आयोग कहता है सही है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा? यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, मतलब हम डी को आंसर करेंगे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्या शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, गाय को अघन्या माना गया है। उसके बाद है शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का वर्णन आपको मिलेगा। कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों वाले बोधिसत्व मिलेंगे आपको कन्हेरी की गुफाओं में, याद रखना इसको भी। 2 कथन दिए गए हैं, देखिए। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, करेक्ट। पूर्वी दक्कन के विहार और चैत्य साधारणतः चट्टानों को काटकर बने हैं, करेक्ट। दोनों कथन सही हैं। अकबर के शासन में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व की वसूली का प्रचलित आधार था जब्त, ऑप्शन सी। तो अकबर के शासन के 15 साल के बाद जब्त नामक प्रथा को स्टार्ट किया था किसने? टोडरमल ने स्टार्ट किया था, 1570-71 में स्टार्ट किया था। और ये जो जब्त लागू होता था वो खालसा पर लागू होता था। खालसा नामक जो भूमि थी सीधे राजा के कंट्रोल में आती थी, ये याद रखना। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट एक डच यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अच्छा, ये किताब भी लिखा था फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने, जहांगीर का भारत, फ्रांसिस्को पल्सर्ट की किताब है। निकोलो मनुची आया था दारा सिकोह के समय, आया था। वर्नियर आया था शाहजहां के समय। सुमेलित करिए। गांधार कला कुषाण वंश से संबंधित है, करेक्ट है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से संबंधित है, करेक्ट है। तो मिलिंद पन्नो मिनेंडर से संबंधित है, करेक्ट है। तक्षशिला लेख पतिक, ये भी सही है, मतलब सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह, करेक्ट है। कौन सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हेक्टर मुनरो था बक्सर युद्ध के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स था आंग्ल नेपाल युद्ध के समय, लॉर्ड वेलेजली था चौथे आंग्ल मसूर युद्ध के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1718 में हुआ था, 1817-18 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर था, कॉर्नवालिस नहीं, हेस्टिंग्स था। फिर आगे बढ़ेंगे। सही सुमेलित को खोजिए। तीर्थंकर और प्रतिभा लक्षण। तो पार्श्वनाथ, मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसको किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है। तो आदिनाथ को इंडिकेट करते हैं वृषभ से, बैल से। मल्लिनाथ को जलकलश से, पार्श्वनाथ को सर्प से, शंभुनाथ को अश्व से। यहाँ पर सभी जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख हैं। ये अभिलेख इन गुफा को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, मतलब चौथा गलत होगा। चौथा क्या है? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, गलत है। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं, याद रखना इसको। तो ये हमारा
ये गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तीसरी रहता तो ये सही रहता। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद, आपको पता ही है मत्स्य जनपद कहाँ पर स्थित था। मत्स्य जनपद विराट राजधानी थी, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा बताओ, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक टिप्पणी की थी, बड़ी मशहूर टिप्पणी है। कहा था कि कंपनी एक असंगति है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो मतलब दोष नहीं कंपनी का, ये बात कही गई थी जीबी मैकाले के द्वारा, बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ पर कौन सही सम्मिलित नहीं है। पावना विद्रोह हुआ 1873 में, दक्कन किसान विद्रोह हुआ 1985 में। दक्कन किसान विद्रोह 1985 में तो हो ही नहीं सकता है। सन्यासी विद्रोह हुआ 1894 में। कोल विद्रोह हुआ 1870 में, ये बात बताई गई है। सही जवाब हो जाएगा, सभी सम्मिलित हैं। तो मतलब 1985 नहीं करके इसको हम कर देंगे 1885, ठीक है। गलत प्रिंट हो गया है। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने किया था जूरी के अधिनियम का विरोध 1826 में। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? देखते हैं। नागपट्टनम में किया था, चिंसुरा में किया था, मछलीपट्टनम में किया था। सूरत में भी किया, भरूच में भी किया, आगरा में भी किया, कोचीन में भी किया, अहमदाबाद में भी किया, पटना में भी किया। सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। डचों ने अपने व्यापारिक, अच्छा अगर एग्जाम में आएगा कि डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कब स्थापित हुई थी भारत में? 1602 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का गठन किया था? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। आपको याद आ रहा होगा 1905 बंगभंग हुआ था उसी साल। बंगाल के मिदनापुर जिला था, जातीय सरकार स्थापित हुई थी 1942 में। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रूजवेल्ट ने भी सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन सी। मैंने शुरू में आपको इसके बारे में इंडिकेट किया था, और ये चला था 1929 से लेकर 1933 तक। तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? 108 प्रश्न हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि कुल मिला के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, व्याख्या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना शेयर करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पूरी कर दीजिएगा। एक लाइक की आपसे डिमांड है, कर दीजिएगा। एक डिमांड और पूरी कर दीजिए प्लीज़, इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। आप सबकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे शीघ्र ही एक और शानदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।